Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole playlist C++ tutorials from basic to advanced, and in day 13 of this playlist we are going to learn space and time complexity in C++ programming and what is clock function. Okay, so basically ये काफी ज़्यादा important video है. Okay, और ये स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी में साथ नहीं छोड़ने वाली है. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव, और आपको भी ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको बार बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में डाउट ना आए. ओके, before starting, let's see what Newton School is. Okay, so basically it is an e-learning platform which provides you training for being a full stack developer. They have amazing courses for different programming languages and for development, backend and front end both, and for data structures. Okay, you just need to come to their website and explore as much as you can. Once they will train you for 6 months for being a full stack developer, then they will also get you placed in these companies. Okay, Xiaomi, Lenskart, Teachment, and they have almost tie up with 300 companies. Okay, so there is nothing to worry about, and you don't need to pay even a single penny until you get placed in these companies. Okay, so which is also a good thing. You can explore their pay after placement program and get to know more about it. Okay, they have also started a new initiative which is Launchpad, under which you can just come and log in or sign up for free, and after that you can just start learning for free. Okay, so they have amazing courses here also for free for different languages and programming and data structures and development, and different core subjects also. Just come and start learning. Okay, get the most out of it. So let's get towards our today video, which is space and time complexity. Okay, so as the name suggests कि आज हम क्या करने वाले हैं, टाइम और स्पेस पे बात करने वाले हैं. ठीक है, टाइम से हमें कि कुछ टाइम के बारे में, ठीक है, और स्पेस से मीन्स स्पेस इन योर मेमोरी यू कैन से. ठीक है, ठीक है, पहले हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप एक थोड़ा सा अपने तरफ से सोच रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि किसी प्रोग्राम को रन करने में जितना टाइम लगता है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है. सो ये पूरी तरीके से करेक्ट डेफिनेशन नहीं है. व्हाई? क्योंकि वो टाइम आपका डिपेंड करता है आपकी मशीन पे, आप किस मशीन पे वो प्रोग्राम रन कर रहे हो. ठीक है, मान लो मेरे पीसी पे 8 GB रैम है, तो मेरे सीपीयू और प्रोसेसर अगर i7 है, ठीक है, तो उसका रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा होगा. ठीक है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा जल्दी किसी प्रोग्राम को रन कर सकता है. और अगर मान लो आप वही 2 GB रैम में या 4 GB रैम में कर रहे हो तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है. ठीक है, तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो चीज नहीं होती है. अब डिफरेंट पीसीज में डिफरेंट रैम्स की वजह से और प्रोसेसर की वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक कंस्ट्रेंट है यू कैन से. ओके, और जिसको हम मेजर कैसे करते हैं, बाय फाइंडिंग आउट टाइम फॉर ईच इटरेशन. ओके, सपोज कोई एक प्रोग्राम है और उसमें कितने नंबर ऑफ इटरेशंस हो रहे हैं. ठीक है, फॉर लूप है मान लो. ठीक है, और तुमने फॉर लूप n टाइम्स रन किया. ठीक है, तो अब इस फॉर लूप को रन होने में n इटरेशंस करने पड़ेंगे, या फिर यू कैन से कि इसके अंदर जो कोड है वो n टाइम्स एक्सिक्यूट होगा. ओके, सो यू कैन से कि इसमें कुछ n ऑर्डर का टाइम लग रहा है. ओके, ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है. फाइन. सो अब ये ऑर्डर ऑफ n टाइम क्या है, ये सारे के सारे पीसीज में चाहे वो 4 GB का हो चाहे वो 6 GB का हो, ये ऑर्डर ऑफ n ही माना जाएगा, क्योंकि इट इज इररिस्पेक्टिव या इररिलेटेबल या फिर यू कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ पीसीज प्रोसेसर एंड एलोकेशन एक्सेट्रा. ओके, so time complexity is basically number of times iteration is happening in your program. Okay, you can simply say. Fine. अब देखो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं. ठीक है, सपोज एक एग्जांपल दूं मैं, अगर तुम फॉर लूप रन किया i is equals to 0 से और i is equals to लेस देन n तक. ठीक है, i में प्लस प्लस कर रहे हो तुम बार बार, और इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, सिंपली सी आउट न्यूटन स्कूल या NS. ओके,
अब ये क्या होगा, n टाइम्स तुम्हारा लूप चलेगा, n जो भी तुम्हारी वैल्यू है, ओके, और ये ns 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 प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमें मान लो किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं हमेशा। वाई वर्स्ट केस, क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर तुम बेस्ट केस निकाल रहे हो, मान लो कि तुमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, ठीक है, कि i लेस देन n है, ठीक, और तुमने n की वैल्यू दे दी 1, यूजर ने इनपुट कर दिया n की वैल्यू 1। अब ये जो तुम्हारा लूप है ये खाली एक इटरेशन में चलेगा, ओके, तो एक बार ns प्रिंट हो गया तुम्हारा, तो अब तुम ये थोड़ी कह दोगे कि ये प्रोग्राम तो मेरा o ऑफ 1 में चल रहा है, क्योंकि एक बार इटरेशन हुआ है ना, क्योंकि किसी केस में कोई अगर दूसरा यूजर है अब और अगर उसने वैल्यू दे दी 1000 या 1 लाख, तो यही तुम्हारा कोड कितने में चलने लगेगा, ओ ऑफ 1 लाख में, है ना, 1 लाख इटरेशन होंगे। सो इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया गया और एक केस डिफाइन किया, वर्स्ट केस, कि वो मैक्सिमम वैल्यू या फिर वो वर्स्ट केस जितने टाइम्स तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा। वर्स्ट केस तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा कि वर्स्ट है ये केस, उससे ज्यादा प्रोग्राम तुम्हारा चल नहीं सकता, ठीक है, तो वो तुम्हारा ओ ऑफ एन हो जाएगा, कि एन पे डिपेंडेंट है, जितनी भी तुम्हारी एन की वैल्यू होगी उतने टाइम्स प्रोग्राम चलेगा, और एन की वैल्यू है तुम्हारी 10⁻5 या 10⁻6, कि इससे ज्यादा प्रोग्राम तुम्हारा चल नहीं सकता, ठीक है, ये वर्स्ट केस वैल्यू है, फाइन। अब ये तो तुम्हारा हो गया कि एक लीनियर फंक्शन था और तुमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली। पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे चेक करते हैं, हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एन, और मान लो कि वो फंक्शन कितना है तुम्हारा, के एन स्क्वायर प्लस मान लो क्यू ऑफ एन प्लस सी, ये फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है। अब ये तुम्हारे किसी प्रोग्राम से ही निकला सपोज, ठीक है, कि ये तुम्हारा नेस्टेड फॉर लूप्स के लिए, ठीक है, एक लूप के अंदर एक लूप लगा रहे हो, और ये तुम्हारा एक सिंगल लूप के लिए है ना, तो तुमने पहले क्या किया कि 2 लूप चलाए, फिर उसके बाद एक सिंगल लूप चलाया, और फिर उसके बाद एक और लूप, एक कांस्टेंट कोई एक्सक्यूशन किया, तो ये उसका तुमने फंक्शन लिख लिया, ठीक है, फाइन। अब तुम अगर ये फंक्शन है तुम्हारे पास, तो तुम इस, ये मान लो किसी प्रोग्राम है और ये किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन, ठीक है। अब तुम इसकी वर्स्ट केस कैसे निकालोगे, वर्स्ट केस निकालने का इजी सा ट्रिक होता है, ठीक है, जितने भी छोटे वेरिएबल्स हैं, सबसे बड़ा n का ऑर्डर क्या दिख रहा है, n स्क्वायर, ठीक है, तो तुम जितनी भी n स्क्वायर से छोटी ऑर्डर है उन सबको अपने प्रोग्राम से हटा दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ठीक है, बिगेस्ट ऑर्डर ऑफ n मिल गया n स्क्वायर। अब n स्क्वायर के साथ जितना भी कांस्टेंट है उसको नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ओ ऑफ n स्क्वायर। अब ऐसा कर क्यों रहे, अगेन मैंने अभी बताया हमारी बात किस पे चल रही है, वर्स्ट केस पे, है ना। वर्स्ट केस पे जब हम बात करेंगे तो हमारा मैक्सिमम टाइम प्रोग्राम कम रन करेगा n स्क्वायर टाइम्स, है ना, तो क्या हमारा n स्क्वायर के सामने n या फिर कोई कांस्टेंट टाइम मैटर करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि हमारा वर्स्ट केस क्या है, o ऑफ n स्क्वायर, जो कि हमें मिल जाता है, ठीक है, तो o ऑफ n या कांस्टेंट टाइम मैटर नहीं करेगा उस केस में, फाइन। तो ये हो गया तुम्हारा कि किसी कोई अगर फंक्शन है या फिर कोई बहुत सारे प्रोग्राम्स पीस ऑफ कोड्स हैं, तो उसमें वर्स्ट केस कैसे निकालते हैं, जो भी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर है उसको ले लो और उससे कांस्टेंट नेग्लेक्ट कर दो, और वो वाला तुम्हारा वर्स्ट केस ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अब अगर मान लो डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं, कितनी हो सकती है, मान लो तुम अब अगर अपने हिसाब से देख लो, n हो सकती है, n स्क्वायर हो सकती है, n क्यूब हो सकती है, n की पावर 5 हो सकती है, या n की पावर n हो सकती है, ओके। अब अगर कांस्टेंट में देखें तो o ऑफ 1 हो सकती है तुम्हारी, है ना, काफी तरीके की हो सकती है, और तुम्हारा एक मेन एम क्या होता है प्रोग्राम में, कि तुम कम से कम टाइम यूज करो सीपीयू। हम अपनी किसी भी चीज को फास्टेस्ट चाहते हैं ना, तो फास्टेस्ट मींस कि हमारा मेन एम क्या है, कि हमें फास्टेस्ट प्रोग्राम चाहिए, ओके।
और फास्टेस्ट प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम करने का मतलब कि हम किसी प्रोग्राम में मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस करवा के उसका आंसर निकाल लें, ठीक है। दैट्स व्हाई वी मिनिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम प्रोग्राम, मेन एम होता है हमारा, ठीक है। तो अब अगर इतनी सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमें गिवन है तो सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी हो जाएगी, O ऑफ 1 हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। फिर O ऑफ n, फिर O ऑफ n स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 5, फिर n रेज n एट द एंड, ओके। सो इसी तरह खाली इतनी नहीं होती है, बहुत सारी होती है। O ऑफ log n भी होती है। log n का केस एक बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझना इजी हो जाता है। सपोज यू हैव सम फॉर लूप, तुमने i इज इक्वल टू 0 से शुरू किया, ठीक है, और i लेस देन n लिया है, और तुम क्या कर रहे हो, i में बार बार 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ठीक है। तो इनिशियली i इज इक्वल टू 1 से शुरू करो, वरना 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 ही i इज इक्वल टू 1 होगा, फिर i इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हुआ, 2 हुआ, फिर i इज इक्वल टू 4 हुआ, ठीक है, फिर i इज इक्वल टू 8 हुआ, फिर किसी केस में जाके i इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 है, ओके। तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ठीक है। तो हमें चलाना कब तक है, जब तक i लेस देन n है ना। तो मान लो इसके लिए हमारी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक पहुंची, 2 की पावर k माइनस 1 तक, ठीक है। मान लो यहां तक तुम्हारी वैल्यू पहुंची, और ये तुम्हारी i लेस देन लास्ट वैल्यू थी जो लेस देन n। अगर तुम यही चीज यहाँ पे लिख लो, 2 की पावर k माइनस 1 इज लेस देन n, अगर बोथ साइड log ले लो तुम, तो तुम ये कह सकते हो कि जो भी तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बोथ साइड अगर log लोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो वर्स्ट केस तुम्हारा हमेशा किससे कम होगा, O ऑफ log n से कम होगा, है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ इटरेशन कितने लगे, ये 0 इटरेशन, ये फर्स्ट इटरेशन, ये सेकंड इटरेशन, ये थर्ड इटरेशन, और ये k माइनस 1th इटरेशन में तुम कहां पहुंच गए हो, अपनी फाइनल i की वैल्यू में, जो कि हमेशा किससे कम रहेगी, O ऑफ log ऑफ n से। दैट्स व्हाई यू कैन से कि ये जो लूप है ये मैक्सिमम इटरेशंस log n लेगा, ठीक है, इन दिस वे में। तो एक तुम्हें एक आइडिया और मिल गया कि मान लो कभी भी वैल्यू दोगुनी होती जा रही है, i इज इक्वल टू 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हुई, ठीक है, दोगुनी होती जा रही है, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू मान लो n है, तो उसमें इटरेशन कितने लगेंगे, O ऑफ log n। अगर हम इसका रिवर्स कर दें कि मान लो n से n/2 हुई, n/4 हुई, n/8 हुई, n/16 हुई, उसमें भी कितने इटरेशन लगेंगे, log n, ओके। ये जस्ट इसका रिवर्स है, बस हम सीधा उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी हमें और कौन सी मिल गई, log n, ठीक। अब मान लो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज का कुछ ऑर्डर होगा कि मान लो तुम्हें सबसे पहले किसके लिए ट्राई करना है, n स्क्वायर। अगर तुम्हें कोई n स्क्वायर अप्रोच पता है किसी क्वेश्चन की या प्रॉब्लम की, तो तुम्हें अगर उसकी और अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो तुम n स्क्वायर से कम वाली कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढोगे, दैट कैन बी n log n, ठीक है, n log n स्क्वायर से कम होगी, ठीक है, और दैट कैन बी O ऑफ n, ठीक है, फाइन, और दैट कैन बी O ऑफ log n, ठीक है। तो एक कुछ ऑर्डर होगा तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटीज का जिसपे तुम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढोगे, है ना, उससे कम वाली, उससे कम वाली, उससे कम वाली। तो उसके लिए यू कैन रेफर दिस पिक्चर, दिस पिक्चर। यहां पे देखो कि ये तुम्हारी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बिगो टर्म्स है, मतलब ये वर्स्ट केसेस में रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये तुम्हारे एक ऑर्डर गिवन है सिंपली, है ना। O ऑफ 1 जहां पे बेस्ट होती है, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है, फिर O ऑफ log n, n की वैल्यू तुम मान लो अगर बहुत ज्यादा भी ले रहे हो तो log n कितने टाइम चलेगा, इसको बाई 2 कर देगा, फिर बाई 2, फिर बाई 2, तो मान लो 10 इटरेशंस में सिर्फ
10 इटरेशंस लगा के ये इतना डिविजिबल बाई 2 रेस 10 हो जाएगा, खाली 10 इटरेशंस है, ठीक है। तो log n कॉम्प्लेक्सिटी तुम इससे देख सकते हो बहुत कम होती है, ठीक है। O ऑफ n, फिर O ऑफ n log n उससे बड़ी हो जाएगी क्योंकि n में ऑब्वियसली log n का मल्टीप्लाई हो गया है तो बढ़ जाएगी। फिर तुम्हारी आती है O ऑफ n की कोई पावर c, या फिर O ऑफ n स्क्वायर n क्यूब, या फिर कोई कांस्टेंट की पावर जैसे 2 की पावर n, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ये अभी एक और चार्ट देखेंगे हम, वो और ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। O ऑफ n फैक्टोरियल, ये सारी वैल्यूज बहुत ज्यादा है तो यू कैन इजिली थिंक इन योर माइंड कि ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फाइन, तो ये चार्ट तुम अगर चाहो तो एक रेफरेंस के लिए लर्न कर सकते हो, ठीक है। कि अगर तुम्हारे पास n log n है, देन if you want to search for more better complexity, then you will search for O of n, then O of log n, then O of 1. Okay, fine. What is space complexity? नाम से पता चल रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सम अमाउंट ऑफ स्पेस जो हमारे प्रोग्राम को रन करने में रिक्वायर्ड है। तो इजी अगर मैं समझाऊं, मान लो तुमने दो वेरिएबल लिए इंट टाइप के, इंट a एंड b, और तुम फिर एक वेरिएबल ले रहे हो z इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। तुमने लिया तो तुमने एक इंटीजर लिया, दो इंटीजर लिया, तीन इंटीजर लिया। तीन इंटीजर, मान लो अगर एक इंटीजर है तुम्हारा, वो ले रहा है 4 बिट्स, है ना, तो तीन इंटीजर कितने लेंगे, 12 बिट्स, एंड दैट इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड बाय योर प्रोग्राम इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो इजी सा थिंग है। अब ट्रेड टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ट्रेड ऑफ, तो ये बहुत इजी सी थिंग है। ट्रेड ऑफ क्या होता है, दैट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आर opposite to each other, या फिर oppositely dependent है। You can say that if t is your time complexity, then it is directly dependent on 1 by s, where s is your space complexity. Why? तुम कोई एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए जाओगे तो तुम्हें स्पेस ज्यादा लगेगा। ये चीज तुम कोई भी एग्जांपल उठाओ और उससे पता कर लो, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसलिए मैं इसमें डीप में नहीं घुसता, ठीक है। अब मान लो तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में गए, ठीक, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि तुम्हें, अब मान लो कि कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, देयर इज सम प्लेटफॉर्म किसी में जहां पे तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, और उनको हर बंदे को एक कॉमन कंस्ट्रेंट बनाना होगा जिसपे वो तुम सबको जज करेंगे, ठीक है। किसी के पास 8 GB पीसी है, किसी के पास 4 GB है, तो उन दोनों को जज करने के लिए कॉमन बेस होना चाहिए ना, जिसपे वो तुम्हें जज करेंगे। दैट्स व्हाई फॉर एवरी प्रॉब्लम दे प्रोवाइड यू सम टाइम कंस्ट्रेंट एंड सम स्पेस कंस्ट्रेंट, कि तुम्हें अपने प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर जो तुम्हारा प्रोग्राम है उसमें जो नंबर ऑफ इटरेशंस है वो 1 सेकेंड में मैक्सिमम रन होने चाहिए, और मान लो कि कुछ 256 MB से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम पे तुम्हें ये दो चीज गिवन होंगी, कहीं पे भी तुम किसी प्लेटफॉर्म में करोगे, ठीक है। अब ये सिंपली होता क्या है, तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेना है, 256 MB इज ह्यूज स्पेस, ओके। तो मेनली यू गो फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फाइन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड क्या होती है, तुम अगर इजिली वे में रन चेक कर लो, ठीक है, तो 1 सेकेंड में यू कैन डू ऑलमोस्ट 10 raise 8 iterations, ओके। एंड इट डिपेंड्स ऑन योर प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म में तुम कोडिंग कर रहे हो। अगर तुम न्यूटन स्कूल में कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, और उसमें कोडिंग कर रहे हो, और टाइम तुम्हें दिया गया 1 सेकेंड, then they will accept 10 raise 8 iterations in 1 second or 10 raise 7 iterations, okay। तो अगर n की वैल्यू तुम्हें गिवन है 10 raise 8, और तुम्हारा टाइम तुम कितना ले सकते हो, 10 raise 8 iterations, then obviously you have to think for some O of n solution। इससे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कोई अगर प्रॉब्लम दी गई है और तुम्हें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करनी है, तो तुम किससे पता लगाते हो, इस टाइम से, और कंस्ट्रेंट ऑन वैल्यूज ऑफ n और सम वेरिएबल, ठीक है। मान लो कि अगर n की वैल्यू तुम्हें यहीं पे दी होती 10 raise 3000, ओके,
so you can go for n square solution. Why? n square में कितने iterations लगेंगे? 10 raised 6, and 10 raised 6 can easily be acceptable in O of n. मतलब 10 raised 8 iterations में 10 raised 6 iterations तो आ ही जाएंगे. ओके फाइन. तो अगर मैं 1 सेकेंड की टाइम लिमिट लूं कोई क्वेश्चन में, तो तुम इतने इतने वैल्यूज में वर्क कर सकते हो. अगर n की वैल्यू 10 raised 8 है, देन यू कैन थिंक ऑफ O of n सॉल्यूशन. 10 raised 4 है तो O of n स्क्वायर 10 raised 8 तक, है ना. अगर 200 है या फिर 100 है, देन यू कैन थिंक ऑफ 10 raised 6 मतलब n क्यूब सॉल्यूशन. ओके, बिकॉज अगर तुम इसमें 10 raised 4 जाओगे तो तुम देखो कि वर्स्ट केस से तुम्हारा ज्यादा बड़ा हो जाएगा. दैट्स व्हाई. और why will you go for n raised 4 अगर तुम n क्यूब सॉल्यूशन सोच सकते हो, ठीक है. तो दैट्स व्हाई गो फॉर n क्यूब. O of log n है तो पता है तुम्हें सिंपली कि तुम कितना n की वैल्यू बहुत बड़ी, तुम 10 raised 16 तक ले सकते हो, ठीक है. 2 raised n है अगर, मतलब n की वैल्यू 24 है, देन यू कैन थिंक ऑफ 2 raised n सॉल्यूशन. ओके, n की वैल्यू बहुत छोटी सी है तो तुम 2 raised n सॉल्यूशन या सोच सकते हो, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पॉज करके देख लो. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑलवेज. फाइन. एंड में मुझे समझाना है कुछ क्लॉक फंक्शन. सो क्लॉक फंक्शन सिंपली क्या होता है, आपका प्रोसेस, आप कोई कोड रन करते हो और आप उस पे क्लॉक फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है. तो वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा प्रोग्राम जो है प्रोसेसर ने कितना टाइम लिया है या कितने टाइम में कंज्यूम किया है उस प्रोग्राम को रन करने में, ठीक है. दैट इज क्लॉक फंक्शन और बहुत इजी होता है यूज करना. मैं अगर इसका एक एग्जांपल कोड दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है. तो आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको बस सिंपली क्लॉक टी, ये सिंटेक्स होता है, ठीक है. क्लॉक अंडरस्कोर टी और यहाँ पे एक वेरिएबल एरिया, जैसे मैंने लिया टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है. फिर मैंने क्लॉक फंक्शन इनिशिएट कर दिया, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्लॉक ब्रैकेट्स, ठीक है. यहाँ पे मेरा क्लॉक फंक्शन इनिशिएट हो गया है, ठीक है. अब इसके अंदर जो भी कोड चलेगा उसकी टाइम, अब मेरा ये टाइम रिक्वायर्ड मेजर करता जा रहा है और ये अपडेट होता जाएगा, ठीक है. अब मैंने इतने टाइम्स अपना लूप चलाया और उस पर कुछ फंक्शन किया, ठीक है. और अब मैंने वापस से टाइम रिक्वायर्ड को अपडेट किया, क्लॉक इज क्लॉक माइनस टाइम रिक्वायर्ड. तो इससे मेरा क्या हो गया, ये जो अंदर का लूप था उसका टाइम अब मेरे टाइम रिक्वायर्ड वैल्यू वेरिएबल में है ना. इजिली तुम्हें समझ में आ रहा होगा. तुमने यहाँ पे क्लॉक, मैं अगर यहाँ पे समझा दूं तुमने क्या किया, सिंपली 1 सेकेंड गाइस, मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है. ओके, तुमने क्या किया, तुमने मान लो अभी की इनिशियल टाइमिंग ली, अभी 10 बज रहा है, ठीक है. फिर तुमने कोई फंक्शन किया और तुमने यहाँ पे टी में 10 स्टोर करवा लिया, ठीक है. टी में 10, अब यहाँ तक आके तुम्हारा टी में हो गया 10 बज गया. तो तुम टाइम कैसे निकालोगे इस फंक्शन का, 10 माइनस 10. ओके, तो वही चीज यहाँ पे सिंपली कर रहे हैं, क्लॉक फंक्शन से मैंने टाइम रिक्वायर्ड माइनस कर दिया. अब ये जो टाइम होता है तुम्हारा, उसको तुम्हें अगर सेकंड में प्रिंट करना है, ये तुम्हारा टाइम आता है माइक्रो सेकंड में, ठीक है. तो तुम्हें अगर सिंपली सेकंड में प्रिंट करना है तो बाय क्लॉक पर सेकंड मैंने कर दिया और सिंपली ये जो तुम्हारा टाइम है सेकंड में प्रिंट हो जाएगा. अगर मैं इस कोड को रन कर दूं तो तुम्हें सिंपली मिल जाएगा प्रोसेसर टाइम टेकन फॉर मल्टीप्लिकेशन इज इतना सेकंड्स, ठीक है. सो यू कैन यूज क्लॉक फंक्शन इन दिस वे. If you have any doubt, you can ask in comment section and watch this full video and share this video. जिस भी आपके फ्रेंड को डाउट आता रहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ओके. Again, go to Newton School website, visit their pay after placement program and launchpad initiative and get the most out of it. They are providing you different courses for programming language and all the things. So just check and get the most out of it. And at the end, if you haven't bookmarked this playlist, just go to this playlist. I will post the description link in description. जाओ और bookmark कर लो और subscribe करो इस channel को. I am posting one video every day. Thank you guys for watching.